हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में बीएसएससी के लिए सेट नंबर 8 को। इससे पहले मैंने इसमें 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवाया जा चुका है। तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि जो भी पीडीएफ अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं मैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारा हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे 9135044624 इस नंबर पे आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 8 को। सेट नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, और हाँ, सभी सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -1 अंक जो है ये काट लिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो कैसे निर्वाचित किया गया था संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन? तो वो किस आधार पे हुआ था? तो राइट आंसर है आपका हमारा कि प्रांतों की विधानसभा द्वारा वो निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा के गठन करने के लिए ही एक संविधान सभा की कमेटी आई थी ब्रिटेन से, जिसमें कौन कौन था? तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, इन 3 लोगों की समिति थी जिसने ये सिफारिश किया था कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो निर्वाचन है वो प्रांत के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम जो लिखित संविधान का जो परिकल्पना है ये सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमेरिका का संविधान जो है ये विश्व का पहला लिखित संविधान है जो कि 1788 में बन के तैयार हो गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि अमेरिका का पहला लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसको भाग 11 में कुल 29 विषय जो है ये प्रदान किए गए थे। यानी कि पंचायत जो है ये 29 विषय पर कानून बना सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे 73वां संविधान जो है ये पंचायत से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। 4, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। जिसकी सिफारिश किसने की थी? तो उसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। त्रिस्तरीय, इसको ध्यान में रखेंगे। त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। और 2 स्तरीय यानी कि 2 लेयर का जो पंचायती होगा इसका सिफारिश उन्हीं के भाई थे अशोक मेहता, उन्होंने किया था। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है ये कब हुआ था? 1977 में हुआ था और ये अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने सिफारिश किया था कि भारत के अंदर जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति की गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय और अशोक राय मेहता द्विस्तरीय। पूछ ले कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर दिया गया है? तो वो LM सिंघवी समिति है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुल 25 अनुसूचियां हैं। 25 भाग है।
25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भाषाओं को जगह दिया हुआ है। उसमें प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संवैधानिक संशोधन होते कुछ नए भाषाओं को जोड़ा गया था। तो मैथिली भाषा को जोड़ा गया था इसमें 92 संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली के साथ साथ कुछ और भाषा को भी जोड़ा गया था, जैसे कि बोडो, डोगरी, संथाली, इन 3 भाषा को भी मैथिली के साथ जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको अगर याद रखना हो कि भाषा से संबंधित यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 8 अन्य भाषा ऐड हुई थी वो कैसे कैसे ऐड हुई थी, किस संशोधन के तहत, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला हुआ था 21वीं संविधान संशोधन के तहत एक भाषा, उसके बाद 71वें में, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। तो 92 में 4 भाषा को, तो इसमें 71वें में 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 21वीं में एक भाषा को जोड़ा गया था, और 92 में 4 भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 6. राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद हमारे भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पे ये विधान परिषद है, जिसको कि उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यों का? ये कुल 6 राज्य में है। भारत के बस 6 ही राज्य में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। बस 6 राज्य में विधान परिषद है। जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह राज्य के अंदर विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और इसका जो सीट होता है वो यानी कि विधानसभा का 1/3 मेंबर होना चाहिए। अगर किसी विधानसभा की, जैसे बिहार का मान लेते हैं कि जैसे 243 है, तो इसका 1/3 निकालेंगे यानी कि 3, तो मैक्सिमम जो है ये कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। तो 1/3 सदस्य, 1/3 सीट जो है वो विधान परिषद का मैक्सिमम होना चाहिए विधानसभा से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन बिहार में 81 नहीं है, बिहार में 75 ही है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उस जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसमें से 1/6 सदस्यों का जो नामांकन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत होता है, उसी तरह विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनीत होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इनका संबंध किस तरह से है, तो जैसे राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से है, उसी तरह विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी जो राज्यपाल 1/6 सदस्य को नियुक्त करते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्ति होने चाहिए। 7. निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो हमारे संविधान में जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत जो है, मतलब ऐसा प्रस्तावना में बताया गया है कि सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों से सरकार जो है वो समान दूरी बना के रखेगी। तो इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब एक समान दृष्टि सभी धर्मों के प्रति। तो इसको ध्यान में रखना है। और अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में बस एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 8. केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो हमारे देश में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी कि वहाँ पे सीएम भी होते हैं। जनरली केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है वो उपराज्यपाल के पास होता है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए वहाँ का प्रशासन जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। 9. अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो थी ये किसकी राजधानी थी? तो ये प्राची की राजधानी थी, प्राची प्रांत की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10. सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व का पहला नगरीय सभ्यता है और इसका समय काल जो है वो 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स है वो कहाँ पे मिली? सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास मिली है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली जो साइट है वो हड़प्पा ही थी। तो इन सभी बात को आप याद रखेंगे। 11 बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो पहला है विनय पिटक। यहाँ पे दिया है कि बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, तो ये गलत है। विनय पिटक में क्या दिया हुआ है कि इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुक भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन है विनय पिटक में। सूत पिटक, सूत पिटक में क्या दिया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख दिया है, तो सेकेंड नंबर सही है। और थर्ड है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या दिया है कि बौद्ध भिक्षुकों के आचरण संबंधित नियम अनुशासन, ये गलत है। ये किस में था? विनय पिटक में था। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में है कि इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो अभिधम्म पिटक और विनय पिटक जो था यहाँ पे इंटरचेंज दिया हुआ था, बस यहाँ पे जो सूत पिटक है यही सही मिलान था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर, केवल 2 सही मिलान था। 12 पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें किस ने भाग लिया था? तो राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया था इसमें और वत्सराज तथा धर्मपाल को हरा दिया था। 13 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ये मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मलिक ये जो है अलाउद्दीन जानी 1225 में इल्तुतमिश के द्वारा इसको बिहार का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। 14 मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निर्दिष्ट कर दिया था? तो कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर से जजिया कर को हटा दिया था? तो ये जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 15 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वो ट्रैंकूवर में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1616 ईस्वी में। 16 पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन था? तो पानीपत का टोटल कितना युद्ध होता है? 3 युद्ध होता है, एक 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो 1761 का तृतीय युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में होता है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इस युद्ध के समय में मराठा पेशवा जो थे ये बालाजी बाजी राव थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन का ये कहाँ से? ये ब्रिटेन से आए थे, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था याद रखने का, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसमें जो है बेबल शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेबल जो था ये कौन था? तो बेबल जो था ये एक भूतपूर्व जो था मिनिस्टर था, वहाँ का प्रेसिडेंट भी बना था ये। 18 नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये ध्यान में रखेंगे। ईयर भी ध्यान में रखना जरूरी है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, इसको क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे बलदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बटोहिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है रघुवीर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान
एवं चाइना से मिलती है। तो भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है? तो ये है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 22, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये किस विशाल भूखंड का भाग था? तो ये था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश कौन नहीं है? तो ये भूबन पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूबन पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये असम राज्य में स्थित है भूबन पहाड़ी। मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये ध्यान में रखेंगे। 24, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल है ये किन दोनों को अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 डिग्री चैनल किन दो के बीच में है? तो वो मिनिकॉय व मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। पार्क स्ट्रेट ये कहाँ पे है? तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में स्थित है। डंकन पास ये लघु अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है। तो इन सभी को याद रखेंगे। 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरफ दोआब है और इस तरफ इनसे जुड़ी नदियां हैं। तो बिष्ट दोआब ये किसको कहा जाता है? तो ये ब्यास और सतलज के मध्य के दोआब को बिष्ट दोआब कहा जाता है। बारी दोआब, बारी दोआब जो है ये रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। रचना, रचना रावी और चिनाब। और चाज, चौ से चिनाब और झौ से झेलम। तो चाज जो है चिनाब और झेलम। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। 26, किस नदी का शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कावेरी नदी को ही दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 27, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये जो पवन है ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें होती हैं। 28, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस तरफ देश है, इस तरफ राजधानी है। तो साइप्रस की निकोशिया सही है। कंबोडिया की नहोम पेनेह ये भी सही है। और सीरिया की दमिश्क ये तीनों सही है। ओमान का क्या होता है? तो ओमान का जो है ये अमान नहीं होता है। ओमान का जो राजधानी है वो है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, ये सही सुमेलित नहीं था। 29, निम्नलिखित में किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो इस पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही क्या कहते हैं? इसी को पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 31, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो नेशनल लेवल पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन जो है ये कौन सा है? तो ये है नेफेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसका स्थापना जो है ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 को। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 32, विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम जो है ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका लक्ष्य क्या था? तो समूह उपगम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्रों पे प्रमुख मतलब नज़र डालना था। ये इसका ये इसका मतलब मुख्य लक्ष्य था। 33, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए।
पहला है बैंक के पास मांग जमा। अच्छा, पूछ क्या रहा है इसमें कि इन परिसंपत्तियों की का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम बताना है। तो घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा करेंसी। घटते क्रम में बताना है तो सबसे जो ज़्यादा तरलता होती है वो करेंसी की होती है। उसके बाद होती है किसके पास, बैंक के पास जो मांग जमा होती है, उसके पास बैंक के पास बचा बचत, और लास्ट में आती है बैंक के पास सांविधिक जमा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। 34, निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम जो है ये क्या है, तो ये है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नगरीकरण को क्या कहते हैं, न्यूडेशन, प्रवास को माइग्रेशन, आस्थापन को इशिस और प्रतिक्रिया को रिएक्शन, स्थिरीकरण को स्टेबलाइजेशन। 35, जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का कारण जो है वो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश, ये तीनों जो है ये जैव विविधता के नाश का कारण है। 36, प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो प्रहरी ऐप को जारी किया है गृह मंत्रालय ने। एसएसबी के जवानों के लिए इस ऐप को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान था। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका था। 38, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो डस्टलिक जो है ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और इसका आयोजन जो है ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सीवीसी के अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सीवीसी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। 40, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है। तो 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण की वृद्धि हुई है, तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41, 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माधव हाड़ा को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनकी कृति पंचरंग चोल पहर सखी रे, पंचरंग चोल पहर सखी रे, इस कृति के लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछ ले 33वां बिहारी पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये खान सर को मिला है। 42, पद्म भूषण 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण से कुल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था वर्ष 2023 के अंदर। पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला था, पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 को। कुल 106 व्यक्तियों को 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 43, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये किया गया हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस आयोजन का विषय क्या था, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। 44, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था। तो ऑरेंज कैप जो है ये मिलता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को। तो मेन लेनिंग को मिला था ऑरेंज कैप का अवार्ड। 45, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो नालंदा है इसके लेखक हैं अभय के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 48, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी, इसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी। 49, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सुर सरोवर पक्षी विहार जो है ये स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50,
इनमें कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आके मिलने वाली नदी है? तो उत्तर दिशा से गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? तो ये हो जाएगी आपकी कोसी और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 51, निम्नलिखित में ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो जल में पूरी तरह से घुलनशील जो है ये है फिटकिरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 52, निम्नलिखित में किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त यानी कि डल दिखाई देने लगेगा? तो अगर कील को हम शीतल पेय में रखते हैं तो वो अपनी चमक को खो देगा और डल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 53, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? मानव निर्मित फाइबर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 54, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको कैसे लिखेंगे? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है इसमें दिए गए ऑप्शंस में? तो ये है पानी में सोडियम का गिरना। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जिसको हम मतलब फिजिकली नहीं, उसको केमिकली चेंज होता है उसमें, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या है कि हम उसको दोबारा उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कि बादलों का बनना, बारिश हुई फिर बादल बनेगा फिर बारिश होगी। तो इसमें रासायनिक तो होता ही है, साथ ही साथ भौतिक भी होता है। तो लेकिन पानी में सोडियम अगर गिर जाएगा तो वो फिर से हम सोडियम नहीं बना सकते, इसलिए ये रासायनिक है। 56, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो मिश्र धातु में क्या मिलाते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है वो अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 57, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो मिट्टी के तेल में हम सोडियम को रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो मुक्त अवस्था में इवेपोरेट हो जाता है यानी कि सब्लिमेट हो जाता है डायरेक्ट, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 58, निम्नलिखित में किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है? तो प्रोटॉनों की संख्या जो है ये किसमें समान होती है? तो ये होती है आइसोटोप में। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। जैसे कि क्या उदाहरण है इसका? तो इसका उदाहरण है 1H1 1H2 1H3। तो प्रोटॉन जो है तीनों में एक है। 59, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले जो है ये थॉमसन परमाणु मॉडल प्रस्तुत हुआ था 1897 में। उसके बाद हुआ था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। कब हुआ था ये? 1911 में। और उसके बाद बोर परमाणु मॉडल 1913 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं में गैसीय एक्सचेंज जो है ये होता है डिफ्यूजन से यानी कि विसरण से। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 61, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या है। तो समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं वो कितनी बनती हैं? तो वो 2 बनती है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 62, ओजोन छिद्र का अर्थ है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? कि ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ओजोन लेयर क्या करता है? हमें सन की तरफ से जो यूवी किरणें आती हैं उनसे हमारे शरीर को बचाता है, हमें स्किन कैंसर से बचाता है। ये किस लेयर में पाया जाता है एटमॉस्फेयर के? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। 63, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जो होती हैं ये प्राथमिक ईंधन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 64, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है ये, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65, शरीर में कौन सा हार्मोन स्त्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी को विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो
आदमी के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है कि मूंछ और दाढ़ी ये जो हमें आता है ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है। स्पर्म काउंट जो होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। 66 निम्नलिखित में कौन सा जीव विखंडन विधि यानी कि फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा प्रजनन करता है? तो स्पाइरोगायरा जो है ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 67 समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि जो है वो आभासी बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आभासी एवं चेहरे के समान होती है। 68 वस्तु के प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। तो वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना जो है ये कहलाती है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्विमिंग पूल का ऊपर दिखना या फिर हम पानी के अंदर सुई को डुबाते हैं तब भी वो ऊपर दिखता है, ये सब जो है ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। 69 फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह किसका बना होता है? तो ये टीन और लेड के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज का तार। 60 त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये स्पीड बाय समय होता है यानी कि चाल बाय समय होता है। तो चाल क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में होता है और समय भी सेकेंड में यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 71 निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो मनुष्य के द्वारा ये 10 के पावर 4 हर्ट्ज जो है ये सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति वाली आवाज़ है वही सुन सकता है। 72 यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में कौन सा सही है? तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से गायब हो जाएगा तो वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। तो जैसे वस्तु का भार W बराबर mg होता है, अगर g शून्य हो जाएगा तो वस्तु का भार जो है वेट वो 0 हो जाएगा। 73 पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 74 मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो 2 बार जो बढ़ने वाली दांत होती हैं वो कौन कौन से होता है? कितना दांत होता है? तो वो होता है 20 दांत। इसको क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट कहते हैं। 20 दांत जो है वो दोबारा आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 75 और लास्ट क्वेश्चन कि भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। तो भोजन का रासायनिक पाचन जो है ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये मुँह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है और वहीं से भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF के तौर पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे मेहनत को देख के कि आपको लगता है कि हमारा वीडियो हमारा PDF प्रोवाइड करवाना इन सब से आपको हेल्प हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पे 9135044624 आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपसे बन सकता है आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप हमें यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।